Hello everyone, we are studying friction और फ्रिक्शन में आई थिंक हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एंगल ऑफ रिपोज। ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, फिर हमने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा और हमने देखा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज जो न्यूमेरिकली आपस में इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपस में जो वैल्यू होगी उसकी बराबर होगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग यानी इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन के बारे में कुछ और एग्जांपल्स आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सी क्या कह रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और उसका एंगल है बेटे 37 डिग्री और यहाँ पर एक ब्लॉक है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। इसका मास कितना है? 10 kg। इज टू बी केप्ट एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। रेस्ट पे है, इज टू बी केप्ट एट रेस्ट, इसको रेस्ट पे रखना है। अप्लाइंग अ फोर्स F along the plane upwards, इस पर एक फोर्स लगाना है F ऊपर की तरफ। The coefficient of static friction between the object and the plane is 0.2। म्यू एस कितना है बेटा? इन दोनों सरफेस के बीच में म्यू एस है 0.2। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F, इसका वैल्यू निकालना है। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों। देखो, एक इंक्लाइन सरफेस है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 37 डिग्री है। म्यू एस कितना है बेटा? 0.2 है। मास इस ब्लॉक का कितना है? 10 kg। ये मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉक जो है ना वो क्या रहे? रेस्ट पे रहे। ठीक है, उसके लिए कम से कम हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो हमें पता करना है। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इट एट रेस्ट, है ना। इसको रेस्ट में रखने के लिए कितना फोर्स की जरूरत पड़ेगी जब म्यू एस कितना है? 0.2 है। आगे मेरी बात समझ में? अच्छा, आप सोचो, अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो ये क्या चाहेगा? नीचे की ओर जाना चाहेगा, है ना। ये फोर्स नहीं लगेगा तो ये नीचे की ओर जाना चाहेगा। सिंपल सी बात है। जब ये नीचे की ओर जाना चाहेगा तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये नीचे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, है ना बच्चे। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। और क्या फोर्सेस लगेंगे बच्चों? तो ये लगेगा नीचे की ओर वेट लगेगा जो कितना हो जाएगा बेटा? 10 g। फिर आपको पता है ये एंगल कितना हो जाता है? 37 डिग्री हो जाता है। तो इधर क्या आएगा? 10 g। cos 37 कितना होता है बेटा? cos 37 होता है 4/5, है ना। तो 5 2 तो ये हो गया बेटा 8g और इधर हो जाएगा क्या? 10g sin 37। sin 37 क्या होता है? 3/5। 10g 3/5 तो ये हो गया बेटा 6g, है ना। तो इधर लग गया क्या आपका? 6g। आगे मेरी बात समझ में आपको? ऊपर की ओर क्या लगेगा बेटा? नॉर्मल, है ना। ऊपर की ओर क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। ओके, तो बच्चों अब आप मुझे ये बताओ कि इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है? F लिमिटिंग कितना लग सकता है? तो आपको पता है बेटा म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है। ठीक है, तो म्यू एस यहाँ पर कितना है? 0.2 और नॉर्मल यहाँ पर कितना है? 8g। g की वैल्यू क्या बेटा? 10। तो 10 और ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। 8 2 जा क्या आएगा? 16 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 16 न्यूटन और इसकी वैल्यू कितनी हुई बेटा? 6g यानी 60 न्यूटन। ठीक है, तो मैक्सिमम जो अपोज हो सकता है बेटा, मैक्सिमम जो अपोज हो सकता है वो कितने से हो सकता है? 16 न्यूटन से हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर हम अप्लाई कितना कर रहे हैं? 60 न्यूटन। तो बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? यस, बॉडी को चलना पड़ेगा। अगर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा होता तो बॉडी नीचे की ओर स्लाइड करने लगता, लेकिन हमको क्या करना है? इसको रोक के रखना है, तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी अब जो है ये दोनों मिल करके, है ना, ये दोनों मिल करके इसको बैलेंस करेगा, है ना। आ रही बात समझ में? तभी तो रेस्ट में रहेगा। यानी F
प्लस एफ लिमिटिंग, लिमिटिंग फोर्स ही लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा ना, क्योंकि अभी तक वो क्या है, रेस्ट में ही। दोनों मिल करके किसको बैलेंस करेगा बेटा, इस फोर्स को, दैट इज 60। ठीक है, तो देखो F प्लस एफ लिमिटिंग कितना आया बेटा, 16 इक्वल्स टू 60, देयरफॉर F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटे, 60 माइनस 16 आई थिंक 44 न्यूटन। ठीक है, तो वहां पर हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 44 न्यूटन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 44 न्यूटन, करेक्ट। आगे मेरी बात समझ में, तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 44 न्यूटन आया हमारा। और कुछ निकालने बोल रहा है आपको, ओके आपको द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके क्लियर, तो ये रही कहानी। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि दूसरा केस अगर ढूंढने की कोशिश करें। अच्छा आप सोचो बेटा, अगर मैं फोर्स ज्यादा लगा दूं क्या होगा, ये क्या हुआ, मिनिमम फोर्स हुआ। ठीक है, इतना कम से कम फोर्स चाहिए उसको रेस्ट में रखने के लिए। ठीक है, इतना कम से कम फोर्स चाहिए उसको रेस्ट में रखने के लिए। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि F को मैं इतना ज्यादा लगा दूं, है ना, F जो है वो मैं इतना ज्यादा लगा दूं कि अब ये बॉडी की टेंडेंसी क्या हो जाए, ऊपर जाने की हो जाए। ठीक है, इसको मैं फिर से बनाता हूं। मिनिमम फोर्स अपन इतना लगा सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं ताकि ये रेस्ट में रहे, सी मैक्सिमम फोर्स आप कितना लगा सकते हो उस पर। तो अगेन डायग्राम ड्रॉ करते, थीटा अगेन 37 डिग्री, ब्लॉक है, इधर क्या लगेगा बेटा mg जो कि कितना है 10g, इधर आया था 8g, इधर आया था 6g, ये था नॉर्मल, और फोर्स लगा रहे थे हम इधर। अब बेटा हम जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे, है ना, एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, बॉडी की टेंडेंसी अब क्या हो जाएगी, ऊपर जाने की हो जाएगी, है ना। जब हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा। तो इस पर देखो क्या होगा कि जब बॉडी की टेंडेंसी अब ऊपर जाने की हो गई तो फ्रिक्शन अब किधर लगेगा बेटा, नीचे, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, अपोजिट में लगता है। ठीक है ना बेटे, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट में लगता है। तो दिस एंगल इज 37 डिग्री, है ना, ये कितना हो गया 6g, और फ्रिक्शन की वैल्यू तो नहीं चेंज होगी, डायरेक्शन जरूर चेंज हुआ है, लेकिन वैल्यू तो अभी भी क्या है बेटा, म्यू इनटू नॉर्मल, जो कि कितना आया था 16 न्यूटन। तो इस टाइम क्या होगा, रेस्ट में रखने के लिए इसको और इसको मिल करके, है ना, ये बैलेंस करेगा। ठीक है, तो दिस टाइम F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 6g प्लस 16, तो ये हो गया 60 प्लस 16 दैट इज 76 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स क्या लग सकता है बेटा, 76 न्यूटन। मींस 44 न्यूटन से लेकर के 76 न्यूटन तक अगर आप अप्लाई कर लोगे तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, 44 न्यूटन से लेकर के 76 न्यूटन तक लगा लोगे तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, 44 न्यूटन से लेकर के 76 न्यूटन तक। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 44 से अगर थोड़ा सा भी कम रहेगा तो बॉडी नीचे की ओर स्लाइड कर जाएगा, और 76 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो बॉडी ऊपर की ओर स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, 44 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो बॉडी विल स्लाइड डाउन, एंड 76 से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो बॉडी विल स्लाइड अप। ठीक है, तो समझ गए कैसे करना है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। A 5 kg block slides down a plane inclined at 30 degree to the horizontal। एक प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पर इंक्लाइन है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का, 5 kg का, और वो क्या हो रहा है, स्लाइड्स डाउन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन, और ये नीचे की ओर जा रहा है। तो आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। पहले केस में बोल रहा है इफ प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, मतलब पहले कंडीशन में आपको फ्रिक्शन नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, और सेकेंड केस में कह रहा है
द एक्सेलरेशन इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 1/2√3, ठीक है। इफ म्यू के इज 1/2√3, ठीक है, इफ म्यू के इज 1/2√3 देन एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये दो केसेस बन रहे हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर पहले से ही बोल दिया है कि बॉडी क्या हो रही है, स्लाइड डाउन कर रही है, ठीक है। फिर से मैं एक बार बोलूँ क्वेश्चन, 30 डिग्री पर इंक्लाइन एक सरफेस है, प्लेन है, और उस पर 5 kg का ब्लॉक मूव कर रहा है, स्लाइड डाउन कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। पहले केस में अगर हमने फ्रिक्शनलेस को सरफेस को फ्रिक्शनलेस माना, और सेकेंड केस में अगर उसमें फ्रिक्शन है तो कौन सा वाला फ्रिक्शन लगेगा बेटा, चूंकि बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की कोफिशिएंट कितना लेना बोल रहा है, 1/2√3, ठीक है। तो चलो अब इसको करते हैं अपन। तो क्या क्या होंगे, सबसे पहले समझो, नीचे लगेगा बेटा, है ना, क्या चीज, जी लगेगा। सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करूं तो नीचे क्या लगेगा, जी लगेगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। जी का कंपोनेंट तोड़ो, इधर आएगा क्या, जी cos 30 डिग्री, और इधर क्या आएगा बेटा, जी sin 30 डिग्री। अभी चूंकि फ्रिक्शन है नहीं, है ना बेटे, अभी फ्रिक्शन है नहीं, फर्स्ट पार्ट में फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो कोई अपोज करने वाला है नहीं है। तो बताओ अलोंग दी प्लेन सिर्फ यही एक एक्सेलरेशन लग रहा है ना, दिस इज द ओनली एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द प्लेन, और कोई नहीं है, तो इतने ही एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा। सो हियर एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन इज जी sin 30 डिग्री, यानी जी और sin 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2, सो दिस इज g/2। सो इन द फर्स्ट केस एक्सेलरेशन इज g/2, यानी g की वैल्यू रख दोगे बेटा 10/2, दैट इज 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में आते हैं, तो सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा बेटा, अब आपको पता है कि 5 kg है, तो इधर क्या लगेगा बेटा 5g, इधर क्या हो जाएगा 5g cos 30, और ये क्या हो जाएगा 5g sin 30। इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट फोर्स की। तो ये ब्लॉक किधर जाना चाह रहे हैं बेटा, नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की ओर, इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, काइनेटिक, पहले ही बोल दिया वो चल रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अच्छा वो इधर क्या लगेगा बेटा, नॉर्मल। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू के इंटू नॉर्मल। सो म्यू के इज हाउ मच, म्यू के इज 1/2√3, और नॉर्मल देखो कितना होगा, दिस एंड दिस विल बी इक्वल। सो 5g cos 30 क्या होता है बेटा, √3/2, है ना। आ रही बात समझ में, cos 30 √3/2, तो क्या कटा देखो, ये और ये कट गया, दिस इज 5g/4, है ना, 5g/4। बनाओ इसका एफबीडी, तो एफबीडी बनाओगे तो इस तरफ क्या लग रहा है बेटा, इस तरफ लग रहा है 5g/4, और इस तरफ क्या लग रहा है 5g/2, है ना, 5g/2 है, 5g और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा 5g/2। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स छोटा है, तो एक नेट फोर्स इधर लगेगा और इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया बेटा, नेट फोर्स हो गया 5g/2 माइनस 5g/4 विच विल बी 5g/4। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना आ गया 5g/4, और मास कितना है बच्चे 5 गेट्स कैंसिल, इक्वल्स टू g/4। कोई दिक्कत है बच्चों, कितना हो गया g/4। एक्सेलरेशन इस केस में g/4 यानी 2.5 होना चाहिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन ले बच्चों, ये समझ में आ गया ना आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये कह रहा है बेटा कि a 5 kg block is projected upwards with an initial speed of 10 meter per second square from the bottom of a plane inclined at 30 degree. Again this time आपके पास एक 30 डिग्री एंगल पर
एक प्लेन है और उस पर एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से। इनिशियल स्पीड क्या दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मास कितना है बेटा 5 kg। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.2। पहले ही बोल दिया गया कि ये बॉडी क्या हो गया है प्रोजेक्ट किया गया, मतलब उसको ऊपर की ओर फेंका गया है, इस प्लेन पर ऊपर की ओर ऐसा फेंका गया है, ठीक है, सरफेस के अलोंग फेंका गया है। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.2, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है 0.2 है। हाउ फार डज द ब्लॉक मूव अप टू द प्लेन, पहला पार्ट क्या निकालना है बेटा, हाउ फार does the block move up in the plane, प्लेन में कितना ऊपर वो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग इस चीज का काम कर लेते, इस पार्ट को बना लेते हैं, फिर अगला पार्ट देखेंगे। तो कैसे करना है आपको समझो। तो बेटे जैसा कि देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली इसका फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है ना, क्या होगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और क्या होगा बच्चे, तो और क्या होगा, तो सर इधर mg लगेगा, है ना, इधर क्या लगेगा mg लगेगा। और क्या होगा सर, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। और क्या होगा सर, इधर लगेगा नॉर्मल, इसको हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो इधर क्या आएगा बेटा mg cos 30, ठीक है, और इधर क्या आएगा बेटे mg sin 30, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन रहा है, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। तो इस पर क्या क्या हो रहा है सोचो, इसका मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ऑब्वियसली बात ये तो पता ही आपको, नॉर्मल आपस में बराबर होगा। तो इधर क्या हो गया बेटे mg sin 30 यानी mg/2 हो गया, और फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बेटा म्यू के इंटू नॉर्मल। तो म्यू के कितना है देखो 0.2, और नॉर्मल कितना है mg cos 30, mg cos 30 क्या होता है बेटा √3/2, ठीक है। तो दिस मच फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ओके, ठीक है। और ये ब्लॉक किधर जा रहा है, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है बेटे, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से इनिशियली। ओके, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी यानी u। अब देखो बेटा जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों के दोनों फोर्सेस क्या लग रहे हैं, इसी साइड में लग रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों फोर्सेस इस साइड में, मतलब मोशन इस साइड हो रहा है और फोर्सेस इस साइड लग रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके ऊपर, नेट फोर्स, तो F नेट हो जाएगा इन दोनों का सम, है ना। तो ये हो जा रहा है आपका 0.1 mg√3, और इधर हो गया 0.5 mg, है ना, 0.5 mg प्लस 0.1 mg√3 ऐसा। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ क्या चीज़ 0.1 mg, तो क्या बचेगा बेटा 5 प्लस √3, है ना, ऐसा बचेगा F नेट। तो नेट फोर्स जो इस पर लग रहा है वो इतना लग रहा है। नेट फोर्स बराबर क्या होता है बेटा हमेशा मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास m और एक्सेलेरेशन सपोज a। तो m और ये m कैंसिल हो गया बेटा, देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या हो गया 0.1 इंटू g, तो g की वैल्यू 10 होती है बेटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा है 5 प्लस √3, है ना। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है बेटा 5 प्लस √3। अब आप सोचो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि नेट फोर्स इस साइड लगा है बेटा, तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो भी क्या है अपोजिट साइड में है, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन इसके स्पीड को बढ़ाएगा कि घटाएगा बेटा, है ना, अपोजिट में है ना, मोशन के अपोजिट में है, तो ये क्या करेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन का काम करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है बेटा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेकन पॉजिटिव, मोशन का डायरेक्शन इधर है तो पॉजिटिव हो गया, तो u जो आया वो पॉजिटिव है, बट एक्सेलरेशन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, यानी दिस मच नेगेटिव एक्सेलरेशन इज देयर, ठीक है। तो बोलते हैं हाउ फार डज द ब्लॉक मूव अप इन द प्लेन। तो आपको पता है बेटा, तो यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन आया वो उसका नेचर कैसा है, देखो यूनिफॉर्म नेचर है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आ गया, तो आ जाओ अपना जो पढ़े थे अपन, है ना, 3 इक्वेशंस आप यूज कर सकते हो। तो बेटा मान लो कि ये कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, ये दूरी कितनी है सपोज s है, तो आपको पास फॉर्मूला होता है बेटा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये लगा सकते हैं अपन क्या, नहीं लगा सकते, इसको नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है। तो दूसरा और क्या लगा सकते हैं बेटा, ये चीज अपने को पता है कि हाउ फार डज द ब्लॉक मूव अप इन द प्लेन। तो जब ये ऊपर जाएगा तो
कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो आपको ये चीज पता है कि जब वो सबसे ऊंची पॉइंट पर चला जाएगा तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये तो लगा सकते हैं। तो आपको पता है बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 10 प्लस 2, एक्सेलेरेशन कितना है बेटा, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। a कितना है, 5 प्लस √3 इंटू एस अपने को निकालना है, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जा रहा है, ये वाला चीज आकर के इधर, ये वाली चीज इस तरफ आकर के पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2s इंटू 5 प्लस √3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 10 का स्क्वायर यानी 100, ठीक है। तो s इक्वल्स टू क्या आ गया, 100 बाय 2 इंटू 5 प्लस √3 दैट इज 50 अपॉन 5 प्लस √3 दैट इज 5 अपॉन 5 सॉरी 50 अपॉन 5 प्लस √3 कितना हो गया बेटा, 1.732, तो 50 अपॉन 6.732, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 7.5 के आसपास कुछ आना चाहिए, 7.5 समथिंग आना चाहिए, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। 7.46 मीटर, 7.46 मीटर आ जाएगा बेटा, क्लियर है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाएगा एस आपका। तो देखो बेटा अब क्या हो गया, अब आपने जो मोशन इन 1D पढ़ा था वो यूज हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन यूज हुआ, मोशन इन 1D यूज हो गया। तो बच्चे जो आप पीछे के चैप्टर पढ़ते हो उसका आगे के चैप्टर में इसी तरीके से कंटिन्यूअस यूज मिलते रहेंगे। तो आप पीछे की जो टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहो, उसका कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है ना। फिजिक्स बिल्कुल ऐसा ही है, कनेक्टेड सब्जेक्ट है ना, ये केमिस्ट्री के जैसा नहीं है जिसमें कि 3 अलग अलग पोर्शन है, एक पोर्शन का दूसरे से मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत मतलब होता है, ठीक है। हर एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से मतलब है, बहुत रेयरली ऐसे चैप्टर मिलेंगे फिजिक्स में जिसमें कि कोई कनेक्शन नहीं है, अदरवाइज हर एक के बीच में इंटरलिंक है। आप एक चैप्टर को छोड़ करके ये नहीं समझ सकते कि हम दूसरा चैप्टर अच्छा कर लेंगे, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा चलेगा, लेकिन आप सोचोगे एक चैप्टर हमने कंप्लीट ही छोड़ दिया, 5 चैप्टर कंप्लीट ही छोड़ दिया और आगे के चैप्टर हम अच्छे कर लेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। 5 चैप्टर तो समझ लो फिर तो आप गए, आपका कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं। तो आप कोशिश ये करें कि आपसे कोई भी चैप्टर छूटे नहीं। हाँ, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अगर थोड़े बहुत कम हो रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आप कंप्लीट मत छोड़ो, ठीक है। किसी भी चैप्टर को कंप्लीटली छोड़ दिया, हमको तो इसकी थ्योरी भी नहीं मालूम, हमें तो इसकी बेसिक्स भी नहीं मालूम, तब आपको आगे बहुत तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम थोड़े, नहीं ज़्यादा टाइम मिल पा रहा है तो थोड़े कम क्वेश्चन करो, लेकिन लगाओ जरूर, है ना। आइडियली आपको पर डे फिजिक्स के 45 से 50 क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, ठीक है। बट अगर किसी कारणवश किसी दिन समय ना मिले तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो मस्ट है, 30 क्वेश्चन तो करने ही करने चाहिए। आप खुद सोचो बेटा कि आपको एग्जाम में 1 आवर में कितने क्वेश्चंस बनाने हैं, 45 क्वेश्चंस बनाने हैं। और अगर आप एक दिन में 45 क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो हाउ कैन यू इमेजिन कि आप 1 आवर में 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, है ना। तो ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए अगर आपकी आदत एक दिन में 45 क्वेश्चंस भी करने की नहीं रहेगी। आइडियली आपको ये करना चाहिए कि आप जब भी बैठें तो 1 घंटे का टाइमर लगाएं और बनाना शुरू करें, और उसमें उस 1 घंटे के दौरान ही 45 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। भले उस 45 में आपसे 30 बने, 20 बने, लेकिन यू शुड अटेम्प्ट एटलीस्ट 45 क्वेश्चंस एंड विद द टाइम, ठीक है। तब जाकर के आप में वो स्पीड आएगी। बेसिकली बेटे फिजिक्स जो नीट के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं होता, बट ये डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि टाइम कम रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। 1 आवर में आपको 45 क्वेश्चंस करने रहते हैं, यानी 60 मिनट्स में 45 क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट आपको एक क्वेश्चन पर 1 से 1.5 मिनट मिलता है। अब 1 से 1.5 मिनट में आपको बहुत ऐसा 30 मार्क खान क्वेश्चन तो दे नहीं सकता, है ना, जिसमें कि पढ़ने में ही 1 मिनट लग जाए।
है ना। तो उस 1.5 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसमें सॉल्व भी करना है, उसमें आपको सर्कल भी करना है। तो देखो, तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही देता है जो आप विद इन 1 to 1.5 मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यू नीड नॉट टू बी मास्टर, आपको बस बेसिक्स पता होना चाहिए, आपके स्पीड अच्छे होने चाहिए, ताकि आप कम से कम वो पूरे 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर पाओ। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान में रखो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लगाया करो। ठीक है बच्चों, टच में रहो, सारे चैप्टर्स के टच में रहो, ये बहुत ज़रूरी है ना। आप अगर सारे चैप्टर्स के टच में रहोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, और अगर आपका टच छूटा तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ओह गॉश मैंने तो मिटा ही दिया। हाउ लॉन्ग डज इट मूव अप द प्लेन, इसी का सेकेंड पार्ट था, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मूव अप द प्लेन, टू मूव अप द प्लेन, वहां तक जो हमने निकाला है ना, वहां तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, है ना, कितना समय लगेगा। तो आई थिंक हमें क्या एक्सेलरेशन मिला था, एक्सेलरेशन मिला था 5 + √3 आया था ना, आई थिंक एक्सेलरेशन 5 + √3 आया था। और एस कितना आया हमारे पास, एस आया हमारे पास 50/5 + √3 है ना बच्चे, ये आया। और u कितना था, u था 10 मीटर पर सेकेंड, और अपने को क्या चाहिए, t चाहिए। तो बताओ इन सब चीज़ों से हम निकाल सकते हैं क्या, यस। और ये a कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है बेटा, और फाइनल v क्या होना है, फाइनल v क्या होना है, 0। तो आपको जैसे कि पता है बेटा, सिंस v = क्या होता है बेटा, u + a t, तो यहाँ से तो हमें निकल जाएगा बेटा, क्योंकि v क्या है 0 और u कितना है 10, और प्लस एक्सेलरेशन कितना है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 5 + √3 × t। तो देयरफॉर देखो क्या हो गया, 5 + √3 × t = 10, देयरफॉर t = क्या हो जाएगा बेटा, 10/5 + √3, दैट इज 10 ये हो जाएगा बेटा 6.732। ठीक है, 6.732, तो 6 ऑलमोस्ट 1.5 सेकेंड, ऑलमोस्ट 1.5 सेकेंड। ओके, 6.5 होता है ना, हाँ, तो ऑलमोस्ट 1.5 सेकेंड। लेट्स सी, यस करेक्ट। ठीक है, ओके, क्लियर है मेरी बात। आगे क्या बोल रहे हैं, अब आगे बोल रहे हैं बेटा कि पार्ट सी after what time from its position, after what time from its position, after what time from its position, sorry, from its projection, does the block again come back, to the bottom, फिर से वो बॉटम पर कब लौट आएगा। ठीक है, फिर से बॉटम पर कब लौट आएगा, with what speed does it arrive, also with what speed does it arrive। ठीक है, with what speed does it arrive। तो देखो क्वेश्चन, तो बेटा आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि इंक्लाइन प्लेन है ना, इसमें ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। हमने देखा कि इसमें एक्सेलरेशन अपोजिट साइड में हो रहा है कितना, 5 + √3 का, ओके, 5 + √3 का एक्सेलरेशन हो रहा है। और इसने क्या किया, यहाँ से सपोज यहाँ तक गया,
तो हमने देखा कि s कितना हुआ, s कितना आया था बेटा, ये आया था, s चला वो दिख गया, टाइम कितना लगा वो भी पता चल गया आपको, है ना, 1.5 सेकेंड ऊपर जाने में लगा इसको, ठीक है, ऊपर जाने में लगा। फिर ये यहाँ तक गया, ओके, यहाँ तक जाने के बाद अब क्या करेगा ये, यहाँ पर जाने के बाद हमने देखा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब रेस्ट में आ गया वो, है ना, वो रेस्ट में आ गया। अब जब ये रेस्ट में आ गया तो यहाँ पर अगर मैं चीज़ें देखूँ तो इसका मास कितना था, व्हाट वाज द मास, मास इसका है 5 kg, है ना, और म्यू के कितना है, मास इज 5 kg और म्यू के इज 0.2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चीज़ें मैं एनालाइज करूँ तो इधर आएगा बेटा 5g, इधर आएगा, एंगल कितना था, एंगल कितना था, प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, है ना, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ओके। तो 5g, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा 30 डिग्री, इधर हो जाएगा 5g cos 30 और इधर हो जाएगा क्या 5g sin 30, ठीक है बेटा, ऐसा हो गया 5g sin 30। अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी बेटा, अब इसकी टेंडेंसी होगी नीचे जाने की, है ना, स्लाइड डाउन करने की। जब इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा, तो दिस टाइम फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल किधर लगेगा बेटा, इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो बताओ क्या क्या हो रहा है, फ्रिक्शन नॉर्मल आपको कितना हो जाएगा, इतने के बराबर, फ्रिक्शन कितना हो गया, तो फ्रिक्शन हो गया बेटा म्यू के इंटू नॉर्मल, म्यू के किधर है बेटा 0.2, सो इट इज 0.2 एंड नॉर्मल इज 5g cos of 30, cos 30 कितना हो गया बेटा √3/2, ठीक है। तो ये हो रहा है बेटा 0. ये पॉइंट से इसको कटा दूं मैं, ठीक है, ये 2 से ये 2 कटा दूं तो ये आ जा रहा है बेटा 5√3, सो दिस टाइम फ्रिक्शन इज 5√3, ओके। और ये कितना है बेटा, इस साइड 5g sin 30, sin 30 1/2, ठीक है, तो 50/2 ये हो जाएगा 25 न्यूटन। समझा मैंने क्या क्या, इसको कैलकुलेट करो, 5 10 का g का 10 तो 50 हो गया और sin 30 का 1/2 तो ये हो गया 25 न्यूटन, ओके। सो दिस टाइम इधर हो गया आपका 25 और इधर हो गया क्या बेटा 5√3, ओके। तो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि इस साइड क्या हो रहा है बेटा, एक एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स लगेगा और एक्सेलरेशन होगा। तो हाउ मच विल बी दिस एक्सेलरेशन बेटा, नेट फोर्स कितना बेटा 25 माइनस 5√3 अपॉन मास कितना है बेटा 5, तो 5 5 5, तो ये कितना आ रहा है बेटा इस बार 5 माइनस √3 आ रहा है, ठीक है। इस बार क्या है, तो ये जो ब्लॉक है वो इस तरफ स्लाइड करने लगेगा, कितने से 5 माइनस √3 से, ओके, 5 माइनस √3 से ये स्लाइड करने लगेगा, ओके। क्लियर है मेरी बात, तो चलो अब ये तो पता चल गया भाई कि अब ये डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगा और 5 माइनस √3 से आप किसी अगर ऐसे कोई इंक्लाइन प्लेन है किसी चीज को ऑब्जेक्ट को ऐसा मारते हो तो क्या होता है, वो ऊपर जाते हो फिर नीचे आता है ना, क्या अटक जाता है वहां पे, नहीं अटकेगा ना, तो वैसे ही केस है। तो ये नीचे आ रहा है, अब नीचे आने में इसको कितना समय लगेगा, तो चलो देखते हैं कितना समय लगेगा बच्चों। तो ये चीज तो हमें मिल गया कि एक्सेलरेशन कितना है, इतना है। अच्छा चलना कितना है, ठीक है, हमको क्या देखना है, जहां से चला था वहां तक आने में, है ना, जहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था वहां तक आने में कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस तो आते वक्त भी वही चलेगा ना बेटा, मतलब डिस्टेंस वही है जो पहले था, ठीक है। तो टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन है, तो आपको पता है बेटा s इक्वल्स टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है बेटा 0, तो इस डाउनवर्ड जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये देखो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी दिस टाइम 0 है, खत्म हो गया। अभी मोशन किधर बेटा डाउनवर्ड, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना, मोशन का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, तो s तो वही रहेगा 50/5 प्लस √3 इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन दिस टाइम इज 5 माइनस √3 इनटू t का स्क्वायर, टाइम अपने को निकालना है। तो देखो क्या हो रहा है बेटे, ये हो जा रहा है 250 100 हो जाएगा अपॉन ये इधर आ जाएगा 5 प्लस √3 इंटू 5 माइनस √3, ठीक है, इक्वल्स टू क्या t स्क्वायर। सो दिस इज 100 अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो 25 माइनस 3 9 है ना, 25 माइनस 3 ना, √3 इंटू √3 3, तो ये हो गया 25 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या t का स्क्वायर। सो दिस इज 100 अपॉन
100 अपॉन 25 माइनस 3 22, ठीक है, 25 माइनस 3 22, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा t इक्वल्स टू 100 का 10 हो जाएगा और 22 का क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 25 4.5 समथिंग 4.5 समथिंग 2025 4.6 समथिंग, तो ये 4.6 के अप्रॉक्स हो जाएगा, तो लगभग 4 दूना 8 2.2 समथिंग सेकेंड आएगा, 2 से थोड़ा सा अधिक है ना, 2 से थोड़ा सा अधिक, देखें क्या हो रहा है, 2 से थोड़ा सा अधिक, 2 से थोड़ा सा अधिक 2.14 सेकेंड आ रहा है, ठीक है बेटा, तो आप कैलकुलेट कर लेना, ये समथिंग आएगा 2.14 सेकेंड, ठीक है, तो डाउनवर्ड जर्नी में इसको कितना लगा 2.14 सेकेंड, ओके, तो टोटल टाइम अगर देखूं आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम इट्स प्रोजेक्शन, कहां से चेक करना है, जब हमने इसको फेंका था, तो फेंकने से लेकर के रिटर्न आने तक, तो बेटा जाने में कितना लगा था 1.5 सेकेंड और आने में कितना लगा था 2.14 सेकेंड, दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, तो 3.64 सेकेंड है ना, तो दोनों को टोटल करके टोटल टाइम बता दो। साथ में क्या पूछ रहा है हमसे कि यहां से जब ये यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वो भी निकाल सकते हो बेटा, निकाल सकते हो कि नहीं, दैट टू वी कैन फाइंड हाउ, तो उसके लिए भी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सा इक्वेशन यूज करें, तो चूंकि पता है आपको बेटा v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होता है, u यहाँ पर 0 है, तो 2 एक्सेलरेशन है इस बार 5 माइनस रूट 3 और s है इस बार 50 अपॉन 5 प्लस रूट 3, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे बेटा आ जाएगा आंसर आपका, तो 50 दूना 100 5 माइनस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 3, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा, कैन यू सिंप्लीफाई इट, ठीक है, कैन यू सिंप्लीफाई इट, यस आई नो यू कैन इट, यू कैन डू इट, ओके, तो डू दिस, सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, ओके, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी v की वो हो जाएगा आपका, गिवन नहीं है, नॉट गिवन, ठीक है, आपको करना पड़ेगा, ओके, चलो, तो फ्रिक्शन और लीनियर मोशन है ना, मोशन इन 1D, ये सब मिला करके हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। मैकेनिक्स बहुत अच्छा पार्ट होता है फिजिक्स का, इसमें वैरायटी की कोई कमी नहीं है, आप कभी भी ये नहीं मान सकते कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ही इतनी है, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को क्या से क्या बनाया जा सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है और इजी से इजी रखा जाता है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस इजी ही आते हैं, बस आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, उसके लिए आपको ज़रूरत है पढ़ाई करने की, जोरदार पढ़ाई करने की, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस वुड बी द लास्ट एग्जाम्पल, बोल रहा है बेटा कि ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल है इसका 37 डिग्री और उस ब्लॉक का मास है 10 kg, ठीक है, क्या बोला मैंने बेटा, ये ब्लॉक ऑफ मास m 10 kg इज प्लेस्ड ऑन एन inclined plane inclined at an angle 37 degree with the horizontal, the coefficient of friction between the block and the incline is 0.5, यहाँ पर जो म्यू है वो कितना है बेटा 0.5 है, ओके, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज रिलीज्ड, जब यहाँ से छोड़ा जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक when it is released, ठीक है, when it is released, तो देखो ये तो आसान है, कर सकते हैं अपन, कैसे करेंगे बेटा, तो सबसे पहले देखो नीचे क्या लगाएं बेटा, नीचे लगा लेंगे हम लोग mg, यानी ये हो जाएगा बेटा 10g 37 डिग्री, तो इधर क्या आएगा cos क्या होता है बेटा 4/5 है ना, cos क्या होता है 4/5,
तो 10g इंटू 4/5 क्या हो जाएगा 8g, पहले भी कर चुके हैं ये, और ये क्या हो जाएगा बेटा 6g। ओके, ये क्या हो जाएगा 6g। जब हम रिलीज करेंगे इसको, यहाँ से छोड़ेंगे ऊंचाई से, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी बेटा, नीचे जाने की टेंडेंसी होगी। तो नीचे जाने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। इधर क्या लगेगा बेटा, नॉर्मल। तो फ्रिक्शन कितना हो, कौन सा होगा बेटा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा कितना, म्यू इंटू नॉर्मल, तो 0.5, नॉर्मल क्या है बेटा 8g, g और पॉइंट खत्म हो जाएगा बेटा, ये क्या हो गया 40 न्यूटन। और ये कितना हो रहा है 60 न्यूटन। ठीक है, तो देखो नीचे की साइड कितने फोर्स लग रहे हैं 60 न्यूटन, और ऊपर की ओर क्या लग रहे हैं ओनली 40 न्यूटन। तो एक अनबैलेंस फोर्स काम करेगा इसके ऊपर, है ना। दिस साइड 60 एंड दिस साइड 40, सो नेट फोर्स इज F नेट इज 60 माइनस 40 20 न्यूटन, है ना बेटे, 60 माइनस 40 20 न्यूटन। तो बेटा एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स 20 अपॉन मास क्या है बेटा 10, तो ये आ गया देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द ब्लॉक विल स्लाइड डाउन विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द ब्लॉक विल स्लाइड डाउन विद द एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स टेक इट। तो एक्सेलरेशन इसने सॉल्व नहीं करा है, आप देख लेना बेटा क्या आ रहा है आपका। ठीक है, आगे है आपका सेकेंड पार्ट, बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज रिलीज्ड। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट बोल रहा है नाउ अ फोर्स F इक्वल्स टू 75 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक एज सोन। अब क्या किया गया बेटा, बाकी सारी चीजें तो सेम है, ऊपर की तरफ केस बी बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूं, पार्ट बी। नाउ अ फोर्स F इक्वल्स टू 75 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक। इस तरफ अब F इक्वल्स टू 75 न्यूटन लगा दिया गया। ठीक है, इस ओर अब 75 न्यूटन फोर्स लगा दिया गया। ठीक है, तो बोलता है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालना है ना। हाँ, नाउ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अब आप सोचो बेटा, इधर क्या लग रहा था 60 न्यूटन, है ना, वेट के कारण क्या लग रहा है 60 न्यूटन, और इधर मैं क्या लगा रहा हूँ 75 न्यूटन, है ना। तो बताओ ब्लॉक क्या चाहेगा, ये ब्लॉक पर इधर 60 लग रहा है और उधर 75 लग रहा है, तो ब्लॉक क्या चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा। तो जब ब्लॉक ऊपर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन अब किधर लगेगा बेटा, तो सेकंड केस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन पलट जाएगा। नाउ द फ्रिक्शन विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब ये फ्रिक्शन नीचे हो गया। ओके, ऊपर क्या लग रहा है 75 न्यूटन। अब देखो पीछे की ओर जो फ्रिक्शन है आपका, सॉरी फ्रिक्शन हमने कितना निकाला था बेटा 40 न्यूटन निकाला था, है ना। फ्रिक्शन कितना निकाला था 40 न्यूटन। तो ये 60 न्यूटन और यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग सकता है 40 न्यूटन। तो दोनों मिलकर के कितने हो रहे हैं देखो बेटा 100 न्यूटन हो रहे हैं, है ना। 60 प्लस 40 100 न्यूटन। बट ऊपर की ओर लग कितना रहा है ओनली 75, है ना। क्या 75 इसको ओवरकम कर पाएगा बेटा, 60 प्लस 40 को ओवरकम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। इसको इससे इसको या तो बराबर या तो बड़ा होना चाहिए, तभी ये ऊपर की ओर खींच पाएगा, अदरवाइज नहीं खींच पाएगा। तो ये ब्लॉक जो है ना बेटा मूव नहीं कर पाएगा, है ना। ये ब्लॉक मूव नहीं कर पाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो ब्लॉक मूव नहीं कर पाएगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा 0। दिस टाइम एक्सेलरेशन शुड बी 0, है ना। सेकेंड पार्ट में देखो क्या कहता है, दिस टाइम एक्सेलरेशन ब्लॉक विल नॉट मूव, करेक्ट। ओके, तो बेटा ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा 0। समझ गए मेरी बात। तो सेकेंड पार्ट हम ओरली सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट बोल रहा है इन केस बी हाउ मच फोर्स शुड बी एडेड टू 75 न्यूटन। अब पार्ट सी में बोल रहा है, पार्ट सी में कि जो पार्ट बी में फोर्स दिया था, है ना, कितना दिया था 75, इसमें और कितना फोर्स ऐड करूं, है ना, और कितना फोर्स ऐड करूं कि एडेड टू 75 न्यूटन सो दैट द ब्लॉक
स्टार्ट्स टू मूव अप द इंक्लाइन, ठीक है। इसमें और कितना फोर्स ऐड करूं कि ये ब्लॉक ऊपर मूव करने लगे। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इधर क्या लग रहा है 60 प्लस 40 100 न्यूटन लग रहा है, तो इधर भी कम से कम टोटल क्या होना चाहिए 100 न्यूटन होना चाहिए। तो 75 ऑलरेडी है, तो इसमें और मैं क्या ऐड कर दूं 25 न्यूटन। तो मुझे और 25 न्यूटन ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के ब्लॉक क्या होगा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है कि नहीं, क्लियर। तो आंसर हो गया 25 न्यूटन। नेक्स्ट इज इन केस बी, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बाय व्हिच 25 न्यूटन फोर्स शुड बी रिप्लेस्ड विथ सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव, ठीक है। अब बोलता है कि मैं इस ये जो 75 न्यूटन था पहले सेकेंड केस, उसमें मैं इसको किस मिनिमम फोर्स से रिप्लेस करूं, एफ मिनिमम, ठीक है। क्या रखूं मिनिमम फोर्स कि बॉडी रेस्ट पे रहे, बॉडी एट रेस्ट, सो दैट बॉडी एट रेस्ट रहे, ठीक है, बॉडी एट रेस्ट रहे। तो आपको जैसा कि पता है बेटा, आपको जैसा पता है कि इस बॉडी की टेंडेंसी क्या है नीचे जाने की, है ना। इस बॉडी की टेंडेंसी क्या है नीचे जाने की। बॉडी की टेंडेंसी अगर नीचे जाने की है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा ऊपर की ओर, तो दिस टाइम फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड लगेगा। फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा बेटा, तो फ्रिक्शन और ये मिनिमम जो फोर्स लगे, मिनिमम फोर्स लगाओगे तो वो क्या होगा भाई नीचे जाएगा। पहले भी हमने देखा है मिनिमम फोर्स लगाएंगे तो उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तो उसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी। तो दिस टाइम वी आर अप्लाइंग मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स लगाएंगे तो उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, नीचे जाने की होगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लग गया बेटा। आपका पास फ्रिक्शन कितना था तो 40 न्यूटन था, 40 न्यूटन। तो आपको पता है कि रेस्ट में रखना है तो कम से कम इन दोनों फोर्स को मिलकर के इसके बराबर होना पड़ेगा, यानी एफ मिनिमम और फ्रिक्शन को मिल करके 60 के बराबर होना पड़ेगा। तो एफ मिनिमम और ये फ्रिक्शन आपका कितना है बेटा 40, तो इक्वल्स टू 60। तो देयरफॉर एफ मिनिमम आपको कितना लगाना पड़ेगा 20 न्यूटन, तब जाकर के वो बॉडी क्या रहेगा रेस्ट में रहेगा। लेट्स सी द आंसर। सो दिस इज 20 न्यूटन, गॉट दिस, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है बच्चे कि कैसे कैसे इसको यूज करना है, जो भी हमने चीजें पढ़ी, ओके, ठीक है। तो आप करोगे प्रैक्टिस बच्चों, ठीक है, जरूर से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने पर आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं और या फिर कहाँ पर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। आस्क मी डाउट्स इफ एनी, ओके, बाय बाय।